अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ईरान की। और आज हमें ईरान की बात इसलिए करनी है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2016 के बाद पहली बार ये हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने सफ़ीर को ईरान में तैनात करने जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान दिया है जिसमें बताया गया कि सैफ मोहम्मद बिन ज़ावी अगले चंद दिनों के अंदर तेहरान में अमाराती सफारतखाने में अपने फ़राइज़ मनसबी संभालेंगे। सफ़ीर दोनों पड़ोसी मुल्कों और खत्ते के मुश्तरका मफादात की तकमील के लिए काम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर के तेहरान में तकर्रुर का ऐलान जो है वो जुलाई में अमारात के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद और उनके ईरानी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के बाद किया गया था। लेकिन नाज़रीन, इस माह के अवाइल में कुवैत ने भी 2016 के बाद पहली मरतबा अपना सफ़ीर तेहरान भेजा है। 6 साल कबल ईरान से सफ़ीर वापस बुलाने की क्या वजह बनी थी और अब ताल्लुकात में ये जो बेहतरी लाने की कोशिशें की जा रही हैं इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, पहले इस बारे में आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान में अपना सफीर तैनात करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के दफ्तर खारजा के मुताबिक अमारात के सफीर आइंदा चंद रोज के दौरान तेहरान पहुंचकर अपने फराइज दोबारा शुरू करेंगे। बयान में कहा गया है कि ये फैसला ईरान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों और सफीर के ओहदे तक सफारती नुमाइंदगी बढ़ाने के साबका फैसले की रोशनी में किया गया है। सफीर की तैनाती दोनों ममालिक और वसीतर खित्ते के मुश्तरका मफादात के हुसूल और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मुआवन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर के तेहरान में तकर्रुर का ऐलान जुलाई में अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जैद और उनके ईरानी हममनसब अमीर अब्दुल्लहान के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत के बाद किया गया था। इससे कबल अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने इलाकाई कशीदगी को कम करने की अपील करते हुए अमाराती सफीर की मुमकिना तेहरान वापसी का इंदिया दिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2016 में इस वक्त ईरान से अपने सफीर वापस बुलाए थे जब सऊदी अरब की जानिब से शिया आलमी दीन को फांसी दी गई थी, जिसके बाद ईरानी मुजाहिरीन ने ईरान में सऊदी अरब की सफारती मिशनों पर हमले कर दिए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब के साथ यगानगत के इजहार के तौर पर ईरान से अपने ताल्लुकात को कम करते हुए तेहरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक रवा माह के अवाइल में कुवैत ने भी 2016 के बाद पहली मर्तबा अपना सफीर तेहरान भेजा है। सिफारती और सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ 2009 में ताल्लुकात इस्तवार करने की जानिब दोबारा कदम बढ़ाना शुरू किया। गुज़श्ता बरस सऊदी अरब ने भी ईरान के साथ उस वक्त अपने ताल्लुकात सुधारने की कोशिश शुरू की जब आलमी ताकतों के साथ तेहरान के जौहरी मुआहदे को बहाल करने की कोशिशें शुरू हुई थी। आलमी मीडिया के मुताबिक सफारती ताल्लुकात में गर्मजोशी सितंबर 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के बाद आई है। 3 दीगर अरब ममालिक बहरीन, सूडान और मराकश ने भी अमेरिका की सालसे में नाम नेहाद इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान के साथ 1 सदी से ज्यादा पुराने तिजारती ताल्लुकात हैं। दुबई ईरान के लिए तवील अरसे तक बैरूनी दुनिया से राब्ते का अहम जरिया रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रियाज और अबू ज़हबी खित्ते में ईरान की चालों का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो इक्तिसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज करते हुए तनाव पर काबू पाना भी चाहते हैं और ईरान के साथ दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करना इस सिलसिले की अहम कड़ी है। बिल्कुल जी, मुत्तहिदा अरब अमारात तो है ही है, लेकिन कुवैत के साथ भी 2016 के बाद से अब जो सफ़ीर है जो वापस जिनको भेजा गया था अब उनको वापस तैनात किया जा रहा है। इसी पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रशीद साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा जी, रशीद साहब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश कर लेते हैं दोबारा हम उनसे रब्ता कर लेंगे। लेकिन बता अभी हम आपको यही रहे हैं कि ईरान के जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ईरान के बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बिगड़े हुए इनफैक्ट ताल्लुकात हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ बहुत एक लंबे अरसे से दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर जब एक मुआहदा जो है
जौहरी मुआहदा अमेरिका और ईरान के दरमियान जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से हम देखते हैं कि फिर से जब अमेरिका की जानिब से इसके अंदर वापस आने की कोशिश की जाती है तो ईरान की जानिब से कुछ ऐसी शराइत रख दी जाती हैं, कुछ ऐसे मुतालिबात रख दिए जाते हैं जिनको पूरा करने में अमेरिका जो है हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है। और कहीं ना कहीं जब अमेरिका को ये लगता है कि तेहरान बिल्कुल उसके काबू में आने वाला नहीं है, उसकी रखी गई शराइत के ऊपर इस मुआहदे में वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो होता क्या है, होता यह है कि अमेरिका की जानिब से उसको थ्रेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हम अरसा दराज से देखते आए हैं कि ईरान में कभी भी अगर उसको धमका कर किसी भी मुल्क ने कोई काम करवाने की कोशिश की है तो वो किसी की धमकी को खातिर में नहीं लाता है, बल्कि जो भी उसका एटमी प्रोग्राम है, जो भी उसकी जौहरी तवानाई है और ख़ास तौर पर यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो उसने हर बार बढ़ा दी है। चाहे इस पर अमेरिका को इतराज़ हो, चाहे यूरोप के कुछ ममालिक इस पर बात कर रहे हों, या इवन खलीजी ममालिक से जो उसके ताल्लुकात हैं वो भी इस बार बहुत बारहा ख़राब हो चुके हैं। 2016 में भी हमने कुछ ऐसी ही चीज़ें देखी थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, चाहे वो कुवैत हो, इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब ईरान के बेहतर होते जा रहे हैं। अब जब ईरान के साथ के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो ये मैसेज जो है ये कहाँ किस तरह से लिया जाएगा, इस पर मैं बात करना चाह रही हूँ रशीद साफ़ी साहब से। आप मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अच्छा रशीद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ईरान को हम देख रहे हैं ताल्लुकात जो हैं उसके अब कुवैत से भी बेहतर होने जा रहे हैं, लगता यही है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी, और फिर सऊदी अरब के साथ भी हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो वापस आ रही है। क्या वजह है, पहले तो ये बता दीजिएगा कि दोबारा सफ़ीरों की जो वापसी है ये देखने में आ रही है। क्या ये जो खलीजी ममालिक हैं ये अपनी इक़्तिसादी तरजीहात पर अब तवज्जो रखना चाहते हैं और यही वजह है कि ईरान के साथ इनका जो तनाव था अब उसको कम करना चाहते हैं, उस पर काबू पाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया, निहायत अहम मौजू है। बिल्कुल तरजीहात दुनिया की इस वक्त बदल रही है। जो इलाकाई सूरत हाल है वो भी नॉर्मल नहीं है और जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ सामने आई है। ईरान की अपनी ज़रूरतें और अपनी मजबूरियाँ है और मिडिल ईस्ट और स्पेशली जो यूएई के हवाले से आज जो आपने खुसूसी सेगमेंट रखा है, तो यूएई जो है मुत्तहिदा अरब इमारात, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है। अब देखिए इस वक्त जो यूएई है वो मशरक़ वस्ता में उनकी मईशत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और वो वाहिद शायद रियासत है मशरक़ वस्ता में इस वक्त के जिनके तेल के बगैर भी जो बाकी तजारती सरगर्मियाँ हैं उसका क्वांटम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता छमाही में यूएई की जो इमारात है उनकी जो गैर तेल से जो आमदन है वो या तिजारत का जो मजमूई क्वांटम है वो 288 अरब है, जो एक रिकॉर्ड है। तो हम जानते हैं कि माजी में ईरानी फैक्टर यूएई के बिजनेस में एक बहुत ही कलीदी किरदार उसका रहा है। ईरान और यूएई इलाकाई तनाज़ो को एक साइड पे रखते हुए काफ़ी मुद्दतों से एक दूसरे के साथ तिजारत के रिश्तों में बंधे हुए थे, लेकिन 2016 का वाक़या ऐसा हुआ कि जिसके नतीजे में जीसीसी का मेंबर होने की वजह से यूएई ने भी सऊदी अरब के बाद अपना सफ़ीर तेहरान से बुला लिया था और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात में सदमुहरी थी। लेकिन हालिया दिनों में जुलाई के महीना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में उस वक्त हुआ जब इस बात पे उसूली तौर पर फैसला किया गया कि दोनों ममालिक जो है सफ़ीर के लेवल तक सफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे और ये उसी का तसलसल है जो सफ़ीर साहब जा रहे हैं यूएई का तेहरान। तो दुनिया इसको बहुत करीब से देख रही है और ना सिर्फ ये ईरान और यूएई और ईरान के लिए अहम पेशरफ्त है, बल्कि जितनी भी इलाकाई ममालिक है स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के हैं और इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, रूस है, चीन है, तुर्की है और फिर अमेरिका है, तो इस पेशरफ्त को बहुत करीब से वो देख रहे हैं और बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये जो पेशरफ्त है, अब ये जो ताल्लुकात में बेहतरी है, इसमें कहीं ना कहीं फिर खलल आ सकता है, क्योंकि हम ये जानते हैं
کہ اسرائیل کے ساتھ بہت سارے عرب ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں چاہوں گی رشید صاحب کے خاص طور پر ابھی ہم اس پہ اگر تھوڑی سی بات کر سکیں کہ ان دونوں کے تعلقات تو ابھی بھی کشیدہ ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملہ ہے یہ مستقبل میں ایران اور یہ سعودی عرب اور عرب امارات کی بہتری کی جانب گامزن تعلقات ہیں، ان میں دوبارہ کوئی خلیج پیدا کر سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب ایران اس بات کو ایٹ لیسٹ سمجھ چکا ہے کہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن مجھے بھی چونکہ ان کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ بھی ان کے تعلقات صحیح رہنے چاہیے، اب ان تعلقات میں اسرائیل کا معاملہ نہیں آنا چاہیے، نہیں الجھنا چاہیے؟ سر جی بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا اسما، بالکل یہی سوچ ہے، دونوں طرف یہ سوچ پنہاں ہے، لیکن جو آپ اس جو بین الاقوامی یا جو علاقائی مسائل ہے، آپ بالکل بجا طور پہ اس جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ جب تک مڈل ایسٹ اور اسپیشلی ایران اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس خطے میں جو دیرینہ مسائل ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دونوں طرفین کے لیے اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عالمی جو ایک پورا بلاک ہے اس کا ایک عنصر ہے یہاں پہ، اور اس کو نہ صرف ایران کو دیکھنا ہوتا ہے بلکہ مڈل ایسٹ کی بھی مجبوری ہے کہ اسرائیل کی موجودگی اور اسرائیل کی اہمیت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اب کم از کم عرب ممالک جو ہے انہیں تسلیم کرنا پڑ رہا ہے، اور جب تک اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایجپٹ کی جو سرحدی علاقوں میں جو تنازعات ہے، یمن اور شام میں جو مسائل ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوں گے، اور جو ہسٹوریکلی اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں یو اے ای اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، تو جب تک جزیرہ ابو موسیٰ سے جو 1971 سے دونوں ممالک کے درمیان جب یو اے ای کی متحدہ عرب امارات کی موجودہ شکل بھی اس وقت نہیں تھی، اس زمانے سے جزیرہ ابو موسیٰ کا جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں وقتی طور پر یہ دونوں ممالک جو ہے یہ قربتوں میں تو جڑ گئے ہیں، لیکن دیر پا تعلقات تب ہی قائم ہوں گے جب اسرائیل جزیرہ ابو موسیٰ اور جو بحری تجارتی رستے ہیں ان کے حوالے سے تنازعات، یمن معاملات طے اور کر لیں۔ اسپیشلی شام کے حوالے سے دونوں ممالک کی سوچ میں جب تک ہم آہنگی نہیں ہوگی تو یہ تعلقات آگے مجھے بڑھتے بھی دکھائی نہیں دیتے، لیکن ٹھیک وقتی ہے، طور پر حوصلہ افزا بات ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کچھ نہ کچھ ہمیں استحکام کی طرف کچھ اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کا فائدہ یہ جو وقتی چلیں اگر ہم کہہ لیں کہ استحکام ہے، لیکن اب کچھ دیر کے لیے صحیح، کچھ اس کا یمن کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ سر ہم جانتے ہیں کہ ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں اس میں خرابی کی بڑی وجہ یمن کے اندر یہ جو حوثی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہے ہیں نا، کیونکہ ایران پر الزام لگتا رہا ہے کہ یہ حوثیوں کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن میں کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے عرصوں سے بہت سارے سالوں سے کیا حالات رہے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں۔ یہ جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، چلے کچھ وقت کے لیے صحیح، یمن کی جنگ اس سے ختم ہو سکتی ہے، کچھ وہاں پر حوثیوں کا جو معاملہ ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے سر؟ جی آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایران دیکھے حوثی گروپ کو گروپ نہیں تصور کرتا، اس کو اس وقت ایران کی حکومت یا پاسداران انقلاب جو ہے وہ حوثی گروپ کو ایک لیجیمیٹ حکومت کی صورت میں ڈیل کر رہی ہے یمن میں۔ یہ سب سے بڑا تنازع ہے عرب ممالک اور ایران کے درمیان۔ عرب ممالک سعودی عرب اور یو اے ای جیسے ممالک کا شکوہ ہے، اور ان کی کچھ شکایتیں جائز بھی ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں کچھ ڈرون حملے یو اے ای کے مختلف سلطنتوں میں جو ان کے علاقائی ٹیریٹری کی خلاف ورزی کی گئی، ڈرون حملے وہاں پہ ہوئے، سعودی حساس تنصیبات پہ یمن سے اور سیریا سے جو حملے ہوئے ہیں، تو ان عرب ممالک کو یہ خدشہ ہے اور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ تمام حملے دراصل ایران کی شاہ پہ ہو رہے ہیں، اور جو ڈرون ٹیکنالوجی حوثی استعمال کر رہے ہیں طاقتور عرب ممالک کے خلاف،
تو یہ بھی عرب انٹیلیجنس رپورٹس یہی ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ڈرونز جو ہے ایران کی طرف سے اور پاسداران انقلاب کی جانب سے حوثیوں کو مہیا کیے گئے ہیں. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ اور تنازع ہے. جب تک ایران یمن اور سیریا میں اپنا پوزیشن واضح نہیں کرے گا اور اسی طرح عرب ممالک اپنی جو ہے اپنا ہاتھ ان دو تباہ شدہ ممالک کے گریبان سے نہیں نکالیں گے تو میرے خیال میں مسائل بدستور رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک جو ہے وہ اس بات کو بھی قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپی یونین کا جو ایک مذاکراتی عمل ہے، جو جوہری معاہدے کی طرف ایک جو کوشش ہے ایران اور مغرب کے بیچ میں، اس میں بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے. پچھلے ہفتے اس میں جو اجلاس ہوئے تھے، ابھی یہ توقعات ہے کہ آئندہ ہفتے اس حوالے سے یورپی یونین کی کوششوں سے امریکہ کچھ بڑا اعلان کرنے بھی جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو قریب سے عرب ممالک دیکھ رہے ہیں اور اوپیک کنٹریز جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور تیل کی پیداوار کے حوالے سے بھی کافی کنسرن رکھ رہے ہیں. تو وہ ان کی ایک جانب مجبوری ہے کہ اگر انہوں نے تیل کی قیمتوں کو اوپیک کنٹریز نے برقرار رکھنا ہے اور اپنے قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، تو اس کو ایران کو شامل کیے بغیر وہ اس کارٹیل کو قائم نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور چائنا جو ہے اس معاملے میں ایران کے ساتھ قربتوں میں آ چکے ہیں. تو یہ بھی جو اوپیک کنٹریز ہیں ان کی مجبوری ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے، ورگرنہ ان کے ہاتھ سے ایران کی جو تیل کی منڈی ہے وہ کہیں اور نکل سکتی. یہ اقتصادی فوائد جو ہیں انہی کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، جس طرح کہ میں نے گفتگو کا آغاز بھی کیا تھا. بہت شکریہ رشید صافی صاحب. آپ کی کال جو ہے، لنک جو ہے آپ کا ویڈیو وہ بھی ڈسکنیکٹ ہوا ہے. مزید ہم آپ سے بات کرنا چاہے تھے کہ امریکہ اس چیز کو کیسے دیکھے گا، اس پیش رفت کو کیسے دیکھے گا، لیکن بہرحال بہت شکریہ. رشید صافی صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ایران کے جو خلیجی ممالک سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے فوائد خاص طور پر کیا حاصل ہو سکتے ہیں. یمن جنگ کو لے کر اور دیگر جو معاملات خاص طور پر اسرائیل کی وجہ سے جو تنازعات تھے وہ اس میں کس قدر کمی آ سکتی ہے، اس پر وہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ اور سٹوریز ہیں ہمارے پاس، اور اگلی ناظرین جو خبر میرے پاس موجود ہے وہ ہے امریکہ اور جنوبی کوریا کے حوالے سے. خبر یہ آ رہی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، اور ان مشقوں میں جنگی طیارے، بحری جہاز، ٹینک اور ہزاروں فوجی حصہ لے رہے ہیں. یہ جو مشقیں ہیں ناظرین، یہ کیسے وقت میں ہو رہی ہیں جب خطے میں کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے. دونوں ممالک شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے جوہری خطرے کے خلاف اپنی دفاعی پوزیشن کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ جو مشقیں ہیں یہ 1 ستمبر تک جاری رہیں گی. خبر ایجنسی رپورٹ یہ بھی کر رہی ہے کہ ان مشقوں کے نتیجے میں شمالی کوریا کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے، جو اس سال ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کی اپنی سرگرمی میں ریکارڈ اضافہ کر چکا ہے. شمالی کوریا کی جانب سے رواں سال کے دوران 20 سے زائد میزائل تجربات بھی کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہے ہیں. امریکہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کس قسم کی مشقیں کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر یہ ساری چیز جو ہے، یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ ایک میسج دینے کے لیے کی جا رہی ہے کوریا کو. اب لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس پر تجزیہ بھی شامل کریں گے. پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں. امریکہ اور جنوبی کوریا نے اپنی سالانہ مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا. الٹی فریڈم شیلڈ نامی مشقوں میں ہزاروں فوجی شامل ہوں گے اور بری، بحری اور فضائی افواج کو یکجا کیا جائے گا. خبر ایجنسی کے مطابق حالیہ برسوں میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے یہ مشقیں نہیں ہو پائیں، جبکہ اس سے پہلے شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر راضی کرنے کے لیے جو سفارتی کوششیں ہو رہی تھیں، اس کی وجہ سے امریکہ جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقیں روک دی گئی تھیں. اب دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 5 برسوں کے دوران اس بڑے پیمانے پر دونوں کے درمیان پہلی بار فوجی مشقیں ہو رہی ہیں. ان مشقوں کے درمیان امریکی اور جنوبی کوریا کے فوجی 11 فیلڈ ٹریننگ پروگراموں میں ایک ساتھ تربیت حاصل کریں گے، جن میں ایک مشق بریگیڈ سطح کی بھی ہوگی.
दोनों मुल्क अपनी मशकों को दिफाई करार देते हैं, ताहम शुमाली कोरिया इन्हें हमले की रिहर्सल के तौर पर पेश करता है और वो उन्हें जौहरी हथियारों और मिसाइलों की अपनी तैयारी के जवाब के लिए इस्तेमाल कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मशकें सरकारी मुलाजमीन की ज़ेर क़यादत जनूबी कोरिया के 4 रोज़ा सिविल डिफेंस प्रोग्राम के साथ शुरू हुई। मुबैना तौर पर कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए मुश्तरका हमलों की मशकें, हथियारों और ईंधन की फ्रंट लाइन कमक और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को हटाने की मशकें शामिल होंगी। अमेरिकी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया कि इन मशकों में नई तब्दीलियों से निपटने की तरबियत भी देंगी और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी सनअती तंसीबात पर हमलों से निपटने के लिए मुश्तरका सिविल और फौजी जवाबी कार्रवाइयों की भी मशक करेंगे। गुज़िश्ता माह एसोसिएटेड प्रेस को एक इंटरव्यू में शुमाली कोरिया के वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा था कि अगर अमेरिका और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के खिलाफ मुश्तरका फौजी मशकों समेत अपने फौजी दबाव को खत्म न किया तो उन्हें सिक्योरिटी के ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं होगी। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया की जानिब से 2 क्रूज मिसाइलों की लॉन्चिंग ने 2022 में इसके मिसाइल तजर्बात की रफ्तार में एक रिकॉर्ड इजाफा किया है। माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया के तजर्बात की बढ़ती हुई सरगर्मी इसकी दोहरी नीयत को उजागर करती है। एक तो अपने असले में इजाफा करना और दूसरा अमेरिका को इस पर मजबूर करना कि वो शुमाली कोरिया को एक जौहरी ताकत के तौर पर कबूल कर ले ताकि वो एक मजबूत पोजीशन से इक्तिसादी और सिक्योरिटी की मुराआत पर बातचीत कर सके। बिल्कुल जी, अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान ये जो मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें हैं ये अब तक की जाने वाली इन दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी फ़ौजी मशक़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, जंगी तैयारे भी इसमें शामिल हैं, बहरी जहाज़ भी हैं और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है फ़ौजियों की वो हिस्सा ले रही है। आप जानते हैं कि जो मशक़ें जब शुरू हुई हैं तो ख़ित्ते में कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ख़ासतौर पर शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जो एक दूसरे पर अटैक करने के हवाले से मामलात हैं उनको लेकर और फिर अमेरिका के इस मामले के अंदर इन्वॉल्वमेंट को लेकर ख़ित्ते में कशीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन नाज़रीन, बताया ये भी जाता है कि जो दोनों ममालिक हैं अमेरिका और जनूबी कोरिया, ये शुमाली कोरिया का जो बढ़ता हुआ जौहरी ख़तरा है उसके ख़िलाफ़ अपनी दिफाई पोजीशन जो है उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब ये इल्ज़ाम लगाया गया है शुमाली कोरिया की जानिब से कि ये जो मशक़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ उस पर हमला करने की एक तरह से रिहर्सल के तौर पर की जा रही हैं। अब जानना हमें ये है, मालूम हमें ये करना है कि क्या ये ख़दशा शुमाली कोरिया का वाक़तन दुरुस्त है, और अगर ऐसा होता है, अगर ये एक रिहर्सल है और किसी तरह का कोई अटैक शुमाली कोरिया के ऊपर किया जाता है तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है, कितनी बिगड़ सकती है, इस पर हम ऐसा तज्ज़िया कार मौजूद होंगे, हम उनकी राय लेंगे, उनसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन क्या वजह है कि ये जो मामला है इसको जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान इसको मुज़ाकरात से सुलझाने के बजाय अमेरिका की धमकियों से इसको मज़ीद उलझाया गया है? इस पर भी हमारे जो तज्ज़िया कार हैं उनकी राय लेंगे। क्या कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि शुमाली कोरिया जो है वो बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और किसी तौर पर मुज़ाकरात की टेबल पर अपना कोई भी मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है? क्या उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है या इसके पीछे अमेरिका की जानिब से जो बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई शुमाली कोरिया के ऊपर और उस तरह से मामलात को डील नहीं किया गया जिस तरह से किए जा सकते थे और जिस तरह से मामलात को सुलझाया जा सकता था? ये सारी चीज़ें हम अपने तज्ज़िया कार से जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश हम कर रहे हैं उमर सलीम साहब से हमारा रब्ता हो जाए। बताया हमें ये जा रहा है कि कुछ इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कनेक्ट नहीं हम कर पा रहे हैं अपने गेस्ट के साथ वीडियो लिंक पर क्योंकि टेक्सास में मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल जी हम कोशिश कर रहे हैं हम उनसे बात कर सकें। कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जो फ़ौजी हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अगर कहा जाए तो ये मशक़ें जारी हैं। लेकिन ये जो ख़दशा है शुमाली कोरिया का ये किस हद तक सही है गलत है, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात।
दुश्मन हर जगह से हमला कर रहा है पाशा साहब। अगर सोते रहे तो ख्वाब देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। मैं अब्दुल कादिर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। हमारे बेटे पर उठने वाले हाथ टूट जाए। हमारा असल हदफ पारवुज के खुफिया पैगामात होंगे। अब्दुल हमीद मुसलसल हमारे ताक़ुब में है। लंदन से 7 मुख्तलिफ पैगामात भेजे गए हैं। भेजने वाले इदारे की पहचान गैर वाज़ेह है। जवाब देने वाले को ये हिंद से जोड़कर किस बात तक पहुंचना है। हजारों लोग सरगोशी करेंगे कि उन्हें तुर्कों की जुल्म और ज्यादती का हल निकालना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे सुल्तान का मंसूबा कुछ और था। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पायताख्त में बड़े पैमाने पर खून रेजी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि झूठ पर मबनी खेल हमारी रियासत को तबाह कर सकता है? पाशा मेहरबानी करें। वेलकम बैक जी। बात हम करना चाह रहे थे शुमाली जनूबी कोरिया के हवाले से। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होने के लिए तैयार थे, बिल्कुल मौजूद थे भी, लेकिन कुछ इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए। टेक्सास में मौजूद हैं, कुछ टेलीफोन लाइंस में और इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम था, बात हो नहीं पाई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएँ और इस टॉपिक पर कल हम इंशाल्लाह दोबारा से डिस्कशन कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत ही अहम ये खबर है। अहम इसलिए कि शुमाली कोरिया को अभी लगने लग गया है कि जनूबी कोरिया और अमेरिका जो है मिलकर ये जो मशक़ें कर रहे हैं, ये उस पर अटैक के लिए रिहर्सल्स की जा रही हैं। अगर वाक़तन ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि एक जंग के बाद दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी जंग, ये तमाम की तमाम इसमें अमेरिका जो है हमें कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा करना सही है? और अगर ये जंग शुरू हो जाती है जिस तरह से शुमाली कोरिया खदशात ज़ाहिर कर रहा है, तो ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही तबाहकुन साबित होगा, बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा। इस पर हम नेक्स्ट अगले किसी भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। अभी हम रुख करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का। क्यों रुख करने जा रहे हैं, क्यों इन ममालिक की बात करना चाह रहे हैं? इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ शदीद बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में गुज़श्ता 3 दिन की जो मानसून बारिशें हैं उनसे 50 अफराद हलाक हो गए हैं, सैकड़ों अफराद लापता हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ ज़िला खुशी में होने वाली बारिशों और शदीद सैलाबी रैलों के बायस 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता 4 माह की बारिशों में 3000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में रवा माह मानसून में 109% इजाफी बारिश हुई है। बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो ये बताते हैं कि जून के वस्त से अब तक पाकिस्तान भर में 2 माह के दौरान 780 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और मुल्क के 109 अजला मुतासर हुए हैं। जनूबी एशियाई खित्ते में बारिशों और उनसे होने वाली तबाहियों के बारे में आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में बारिशों के बाद सैलाबों की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों जानें बारिशों की नजर हो गईं। भारत के शुमाल में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मानसून की शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब में कम अज कम 50 अफराद हलाक और कई अफराद लापता हो गए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों के कुछ हिस्सों में सैकड़ों देहात ज़ेर आब आने की वजह से हजारों मकानात, सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं। सैलाब ने रियासत उड़ीसा के तकरीबन 8 लाख लोगों को मुतासर किया है। रियासती हुकाम अब तक 1,20,000 अफराद को मुतासरा इलाकों से निकाल चुके हैं। सैकड़ों सैलाब ज़दा अफराद कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तमाम रियासतों में फंसी हुई लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन तक बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों में भी बारिशों ने शदीद तबाही मचा रखी है। जिला खुशी में होने वाली बारिशों और शदीद सैलाबी रेलों के बायस 20 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। तालिबान की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक सैलाबों के बायस मुल्क में 3000 रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। अफगान हुकाम के मुताबिक मुतासरा जिले की 60% ज़रई जमीन पर खड़ी फसलें भी बारिशों की नजर हो गईं।
तालिबान हुकाम और फलाही इदारों की जानिब से लाशों की तलाश और मुतासरीन को खुराक और रिहाइश की फराहमी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। महकमा कुदरती आफात के मुताबिक मुल्क भर में हालिया 4 माह में सैलाब की जद में आती ही 165 जानों का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान में 2022 का मानसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन रहा। पाकिस्तान के वफाकी इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 14 जून से अब तक के मजबूरी आदादोशुमार के मुताबिक 2 माह के दौरान मुल्क भर में सैलाब और बारिशों के बाद 780 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और मुल्क के 109 अजला मुतासिर हुए हैं। सैलाब और बारिशों से 1,76,000 से ज्यादा मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि देही इलाकों में 5 लाख से ज्यादा मवेशी भी बह गए हैं। बारिशों से सूबा बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां हफ्ते और इतवार को होने वाली बारिशों से मजीद सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए। बलूचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के आदादोशुमार के मुताबिक जून के वुस्त से लेकर अब तक हलाक होने वाले अफराद की मजबूरी तादाद 225 हो गई है। सैलाब और मुतवक्के बारिशों के पेश नजर बलूचिस्तान भर में एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया है। बारिशों से पंजाब और सिंध के दरमियान सक्खर डिवीजन का रेल के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ते हो गया है। महकमा रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल करते हुए ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक लिया है। हुकूमत सिंध के मुताबिक बारिशों से सूबाई हुकूमत को अब तक 40 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। फ्लड फोरकास्टिंग इदारे ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक नया अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक जनूबी पंजाब और सरगोदा डिवीजन में मानसून बारिशों के ताज़ा सिलसिले का इम्कान है, जबकि दरियाए सिंध के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों का भी इम्कान है। इदारे के मुताबिक कुसलैमान साल्ट रेंज से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी के बायस मशरकी बलूचिस्तान के इलाके सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। साइंसदानों ने मुतनब्बी किया है कि जनूबी एशियाई खित्ते में वक्त से पहले मानसून बारिशों के सीजन का शुरू होना और मामूल से ज्यादा बारिशें माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हैं। माहौलियाती तब्दीलियां सैलाब पर किस हद तक असर अंदाज हो रही हैं, इसका तयन करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। एक साल के अरसे में होने वाली बारिशें अब चंद हफ्तों में पड़ने लगी हैं, जो तशवीश का बायस है। अगर सूरत हाल यही रही तो आने वाले सालों में सैलाब मजीद खतरनाक साबित होंगे। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु का रुख कर रहे हैं, जहां फौज ने 2 दिन से जारी ऑपरेशन के बाद अस्करियत पसंदों से होटल वागुजार करा लिया है। इस कार्रवाई में 21 अफराद मारे गए, जबकि 117 अफराद जख्मी हुए हैं। सोमालिया की फौज के तर्जुमान बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद 106 अफराद को बाहिफाजत इस होटल से निकाला गया है, जिनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। खबर एजेंसी रिपोर्ट ये कर रही है कि हयात होटल ज़्यादातर सरकारी अफसरान और उनके मेहमानों के इस्तेमाल में रहता था। ये जो हमला है, इसकी जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम अल-शबाब ने कबूल की है, जो दाइश की ज़ैली शाख होने का दावा करती है। नाज़रीन, ये जो शिदत पसंद तंजीम है, माजी में भी फौज और सरकारी इमारतों में हमलों में मुलव्वस रही है। सोमालिया में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए हैं। सोमालिया में नाज़रीन, दहशतगर्दी की हालिया लहर है, इस पर आलमी रहनुमाओं का क्या रद्द अमल सामने आया है, स्पेशली इस अटैक के बाद, इस पर आज आपको पैकेज दिखाते हैं। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में सिक्योरिटी फोर्सेस ने होटल पर कब्जा करके मेहमानों को यरगमाल बनाने वाले मुसल्लह अफराद को 2 दिन जारी होने वाले मुकाबले में मार दिया। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक जुमे के रोज मुसल्लह अफराद कार बम धमाके करके होटल में दाखिल हुए और अमले समेत मेहमानों को यरगमाल बना लिया था। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब हाल ही में कई माह के सियासी अदम इस्तेकाम के बाद नए सदर हसन शेख मोहम्मद मुंतखब हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान मुकाबला 2 दिन तक जारी रहने के बाद होटल से कब्जा वागजार करवा लिया गया। सोमालिया की फौज के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि 2 दिन तक जारी रहने वाले मुकाबले में मजबूरी तौर पर 21 अफराद हलाक और 117 अफराद जख्मी हुए, जबकि 106 अफराद को बहिफाजत होटल से निकाला गया। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि धमाकों और फायरिंग से बिल्डिंग की बलाई मंजिल को शदीद नुकसान पहुंचा। ये होटल ज्यादातर सरकारी अफसरान और उनके मेहमानों के इस्तेमाल में रहता था। आलमी दहशतगर्दी तंजीम
अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। ये ग्रुप गुज़िश्ता 15 बरसों से सोमालिया में बगावत किए हुए है। दूसरे जानिब मोगादिशो के होटल पर दहशतगर्दाना हमले की अक़वाम मुत्तहिदा, अफ्रीकी यूनियन और सोमालिया के बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों की तरफ से सख्त मज़म्मत की और सोमालिया के साथ इजहार यकजहती किया गया है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका ने भी सोमालिया के साथ इजहार ताज़ियत किया है, खुसूसन इन खानदानों के साथ जिनके प्यारे अल-शबाब के इस हमले में अपने खानदानों से हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया 30 साल से मुस्तकिल तनाज़े का शिकार है, जहां मोगादिशो में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत 2008 से शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब से नबद आसमा है। गुज़िश्ता माह भी दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब हमले में सोमालिया फौज और अफ्रीकी यूनियन के अमन मिशन के 24 फौजी हलाक हुए थे। अक्टूबर 2017 में होटल के बाहर होने वाले खौफनाक ट्रक बम धमाके के नतीजे में 500 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इस तंजीम के अस्करियत पसंदों के हमलों में कई नुमाया शख्सियात मारी जा चुकी हैं। सोमालिया की फौज दहशतगर्दी को कुचलने के लिए ऑपरेशन जारी रखी हुई है, लेकिन अभी तक खातिर खां कामयाबी नहीं मिल सकी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज तक के लिए प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खातून को रवां साल के दौरान पुलिस को 12,000 से ज्यादा कॉल्स करने और अफसरान को हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 51 साला कॉरला की मुसलसल नाखुशगवार कॉल्स ने पुलिस अफसरान को गुस्सा दिलाने के अलावा मुबैना तौर पर दीगर इमरजेंसी लाइंस को भी जाम कर दिया, जिससे ऐसे लोगों को रसाई रुक गई जिन्हें कानूनी तौर पर महकमों की मदद की जरूरत थी। पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक वो हर कॉल को उठाने का पाबंद है, क्योंकि कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है। खातून को पहले भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रिहाई के बाद भी उन्होंने कॉल जारी रखी और अब इन पर 911 सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने और हरासा करने वाली फोन कॉल्स के लिए 3 जराइम का इल्जाम आयद किया गया है। चीन ने दुनिया की पहली ऐसी मुअल्लक मागलियो ट्रेन मुतारिफ कराई है जो बिजली के बगैर भी चल सकती है। चीन के इलाके जिंगवो में स्काई ट्रेन का 800 मीटर का तजर्बाती ट्रैक तैयार किया गया है। ये ट्रेन मैग्नेटिसी निजाम के तहत सफर करेगी। इस नए ट्रैक के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके मैग्नेटिसी मैदान की ताकत को कम किया गया है और ट्रैक की जिंदगी बढ़ गई है। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाली ये ट्रेन दर हकीकत ट्रैक पर उल्टी सफर करती नजर आती है। इस ट्रेन में बैक वक्त 88 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जबकि इसकी तामीर की लागत एक सबवे ट्रेन के मुकाबले में 90% कम है। अमेरिका में चोरी की गई एक किताब 50 साल बाद लाइब्रेरी को वापस कर दी गई। अमेरिकी रियासत ओहायो की पब्लिक लाइब्रेरी के मुताबिक कुतुब खाने से चुराई गई किताब 50 साल बाद बजरिया डाक लाइब्रेरी को वापस भिजवाई गई है। किताब के साथ एक लेटर भी रखा गया है, जिसमें किताब की गैर मौजूदगी के हवाले से बताया गया। नोट भेजने वाले शख्स ने लिखा कि 1972 में उन्होंने ये किताब लाइब्रेरी से दर्ज कराए बगैर ले ली थी। इस वक्त वो नौजवान थे और वो उम्मीद करते हैं कि ये किताब लाइब्रेरी को सही हालत में मिलेगी। लाइब्रेरी की मुहतमिम का कहना है कि किताब के वापस मिल जाने से लाइब्रेरी का अमला खुश है। रूस में होने वाले फौजी कन्वेंशन में एक मकामी कंपनी ने रॉकेट लॉन्चर से मुसल्ला एक रिबोट कुत्ते की नुमाइश की है। इस रिबोट को कन्वेंशन के फर्श पर घूमते फिरते हुए रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी पुष्ट पर लॉन्चर नस्ब था। रिबोट फर्श पर झुकने की भी सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से उसे तलाश करना मुश्किल हो जाता है। रिबोट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि रिबोट कुत्ते को असले और गोला बारूद दोनों ले जाने और जंगी मिशनों के दौरान फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि आया रिबोट को कभी अमली मैदान में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं।